हम जानते हैं कि आपने लव मैरिज करी है, तो उस लव मैरिज के अंदर जब आपने अपने घर वालों को बताया तो क्या चैलेंजेस आपने उसमें फेस करे? आज से 15 साल 16 साल पहले लव मैरिज इतना इजी नहीं था तो कि मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मेरे माता पिता मुझे घर पे बिठाते जैसे अपने बेटे को बिठाया जाता है तो शायद मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ देती। हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो लड़का उस लड़की के लिए सही नहीं है। आज के बच्चे इतने मैच्योर है और होना भी चाहिए कि उनको दिखना चाहिए कि ये बंदा आगे मेरे साथ निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, या मैं इस बंदे के साथ आगे निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। जो फ्रॉड करता है ना अभिनव, उसकी आंखें बता देती है कि वो फ्रॉड कर रहा है। स्वस्ति, एक फेज आया आपकी लाइफ में जब आपके अपने ही पराये हो गए। कि बर्तन इकट्ठे रहेंगे तो वो बजेंगे भी, वो गिरेंगे भी, कुछ बर्तन ने बताया कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं। आपका ये स्पिरिचुअलिटी का सफर कब शुरू हुआ और कैसे हुआ? स्पिरिचुअलिटी का जो सफर है वो मैंने नहीं शुरू किया है। मैंने आपको बोला कि मैं 7 साल की थी, तब से मैं महादेव की आराधना कर रही हूँ, तो शायद ये मेरे अंदर इनबॉर्न था। और आप अपने रिलीजन या धर्म के अंदर और अध्यात्म के अंदर क्या फर्क मानती हैं? धर्म कट्टर बनाता है, अध्यात्म जो है वो नरम बनाता है। अध्यात्म ये कहता है कि देवी देवताएं भले ही अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आज आपका स्वागत है हमारे चैनल द हिडन चैप्टर्स पर। हमारे साथ है स्वास्ति जी, जो कि एक काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है। इन्होंने 15 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज करी। ये पीछे से नेपाल से हैं, एक नेपाली ब्राह्मण गर्ल हैं। उस समय मैं मानता हूँ कि काफ़ी मुश्किल थी ये इंटरकास्ट मैरिज करना, क्योंकि पीछे नेपाल और ब्राह्मण फैमिली होना और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना काफ़ी मुश्किल से कन्विंस करना होता है। इन्होंने उस टाइम पे ये किया, तो आज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में भी काफ़ी अपने लव लाइफ के लिए सवाल होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो वो डेफिनेटली चाहते होंगे कि हमारा आंसर हो। तो इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आज ये हमारे सामने हैं। 15 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है, कैसे इन्होंने अपनी पीछे की फैमिली को फेस किया और कैसे अपने नए ससुराल जो नई फैमिली है उधर आके एडजस्ट किया, क्योंकि टोटली कल्चर का डिफरेंस है, कंट्री का डिफरेंस है और हर एक नई चीज़ इन्होंने फेस करी है। तो आइए आज आप इनसे पूछेंगे इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस और कुछ क्वेश्चंस जो आज के लव वंस या कपल्स का होगा जो अपना नया एक फेज स्टार्ट कर रही हैं। तो मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार अभिनव, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है मैम आप हमारे चैनल पर आए? और बहुत अच्छा लग रहा है अभिनव कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। मैम, मेरा पहला सवाल आपको लेकर ये है कि आप अपने पिछले बीते 15 सालों में क्या देखते हैं? लेसन, हर कदम पे कुछ नया सीखने को मिला है और उसको सीखी भी हूँ और उससे आगे बढ़ी भी हूँ। तो बहुत अच्छा रहा मेरा 15 साल पिछला। आगे के और 15 साल और अच्छे लेसन्स का इंतजार करूंगी। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने लव मैरिज करी है, तो उस लव मैरिज के अंदर जब आपने अपने घर वालों को बताया तो क्या चैलेंजेस आपने उसमें फेस करे? आज से 15 साल 16 साल पहले लव मैरिज इतना इजी नहीं था जो अब आज फिर थोड़ा इजी हो गया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं काठमांडू से थी, ये इंडिया हो गया, तो मेरे लिए चैलेंजिंग था। लेकिन मैं हमेशा से ये मानती थी कि हर लड़की को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है। और अगर हम अपने शास्त्रों की भी बात करें तो कृष्ण भगवान के समय में देख लो या भगवान राम के समय में देख लो, वहाँ पे प्रॉपर एक सभा होती थी, वरमाला, जहाँ पे कन्या स्वयं अपने वर को खुद चुनती थी। तो मैं उस धारणा को सदा ही मानती थी और आज भी मानती हूँ कि हर कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है। मैम, मान लो आज कोई लड़की है, उसको कोई लड़का पसंद है और उसके फैमिली उसके कम्प्लीटली एंटी है, तो आपकी क्या सजेशंस है उस लड़की के लिए कि उसको उस कदम पे क्या करना चाहिए? वो उस लड़की की या उस लड़के की प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि उनकी क्या प्रायोरिटी है। मेरे केस में ये था कि मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मेरे माता पिता मुझे घर पे बिठाते जैसे अपने बेटे को बिठाया जाता है तो शायद मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ देती। लेकिन अगर मैं लव मैरिज नहीं भी करती तो भी उन्होंने मुझे घर पे नहीं बिठाना था। मेरे लिए कोई और वर्ड ढूंढा जाता और मुझे किसी और को सौंपा जाता, जो मुझे मंजूर नहीं था। कि मैंने जिसको चाहा मैं उसी से शादी करना चाहती थी और उसी से किया। तो इस केस में भी ये होगा कि आपका संकल्प क्या है, कि क्या आप उतना सामने वाले को प्यार करते हो कि आप अपने घर वाले को कन्विंस कर सकते हो। सबसे पहला तो कन्विंस ही होता है। अगर घर वाले कन्विंस नहीं होते तो फिर आप घर वाले को छोड़ सकते हो या फिर आप उस इंसान को छोड़ सकते हो। ये आपका खुद का पर्सनल एक चॉइस होता है। मेरे केस में मैं किसी और के साथ शादी करने
की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये स्टेप लिया और मैं आज बड़ा खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। मतलब बेस्ड ऑन आप कह रहे हो उनकी लड़की की खुद की प्रायोरिटी, लड़की की भी और लड़के की मैटर भी करती है। यस, दोनों की दोनों की। दोनों की। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे वो फिर आगे फर्दर करें। बट आप ये तो मानते ही हैं कि हमें लव मैरिज के लिए अगर पसंद कर लिया तो हमें डटे रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। आप कैसे डटे नहीं रहोगे? अगर आपने किसी से प्यार किया है तो वो प्यार आपको इधर उधर होने ही नहीं देता। आपके सामने कुछ और नहीं होता, आपको सिर्फ ये दिखता है कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ और इसी के साथ आगे अपना जीवन जीना चाहूँगी। इसके अलावा इफ़ बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता। सही बात है मैम मान लो अगर ऐसा हो गया कि लड़की कहती है कि जी घर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं और अब तो मुश्किल है, हमें चलो सेपरेट हो जाना चाहिए अब, तो क्या इसको ऐसा मान लेना चाहिए कि क्या उस लड़की को प्यार ही नहीं था, या सच्ची में उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि चलो समझना पड़ेगा कि घर वालों ने तो कसम दे दी, मरने मारने की बातें आ गई हैं यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि क्या सही क्या गलत? ऐसे करोड़ों लड़कियां होंगी जिन्होंने अपने घर वालों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को ख़त्म किया होगा, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या किसी और से शादी करके अगर वो अपना जीवन आराम से जी पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो घुट के वहाँ पे रहती है तो घर वालों को भी समझना चाहिए कि आज के बच्चे इतने एजुकेटेड भी है और इतने समझदार भी है कि वो ये इस चीज़ को समझ सके कि हमें किस तरीके का लड़का चाहिए, किस तरीके की लड़की चाहिए, क्योंकि बात होती है माइंडसेट की। कितने लोग शादी के बाद आत्महत्या करते हैं। किसी भी रिश्ते पे घुटन हो तो कोई बंदा कैसे उस पर सर्वाइव करे। तो घर वालों की तरफ से भी इतनी बेड़ियां नहीं होनी चाहिए कि हर लड़की अपने प्यार को या अपने आगे के जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ करके घर वालों के लिए ही जीवन जीती रहे। ये भी गलत है। हर इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार तो है ना, माता पिता को भी है और बच्चों को भी है। सोचती अक्सर लोग कहते हैं कि माता पिता आपका बुरा नहीं चाहते, वो सबसे पहले वेल विशर हैं आपके। कई लड़कियां कई लड़कों के ऐसे गलत शिकार हो जाती हैं, कई लड़के आप भी मैम मानते हैं कि बहुत गलत होते हैं, ठीक है, और उस टाइम लड़कियां ऐसी एकदम ब्रेन वॉश्ड कह लो हम कि वो उसके ऊपर कुछ सुनती ही नहीं है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो लड़का उस लड़की के लिए सही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसकी लाइफ को, या वो आज जो जिस करंट सिचुएशन से निकल रहा है, मान लो नशे कर रहा है या सेटल्ड नहीं है, तो क्या उधर भी फैमिली गलत है? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सही ही सोचते हैं। कई बार वो प्यार नहीं होता, वो पागलपन का दौरा होता है। प्यार और पागलपन के दौरे में फ़र्क होता है। वो एक दौर होता है, प्यार जीवन भर के लिए होता है। आज के बच्चे इतने मैच्योर्ड है और होना भी चाहिए कि उनको दिखना चाहिए कि ये बंदा आगे मेरे साथ निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, या मैं इस बंदे के साथ आगे निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। जो फ्रॉड करता है ना अभिनव, उसकी आंखें बता देती है कि वो फ्रॉड कर रहा है। अब उस लड़की पे निर्भर करता है कि वो उस आंखों को पढ़ पा रही है या नहीं पढ़ पा रही। समझदारी और मूर्खता में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, एक छोटी सी लाइन होती है। इस लाइन पे खड़ी होएगी लड़की तो वो समझदार कहलाएगी, उस लाइन को क्रॉस करते ही वो मूर्ख कहलाएगी। तो ये अपने ऊपर है। स्वस्ति, कई बार ऐसा होता है, ठीक है लड़का चुन लिया, गलत लड़का चुन लिया, या न जाने में या पागलपन जैसा आपने कहा कि जल्दबाजी में आके लड़का पसंद कर लिया, माँ बाप ने भी कह दिया कि चलो ठीक है कर लो भाई, अब तुम नहीं मानते तो अब मैम गलती हो गई, लड़की बाद में पछता रही है कि यार मेरे माता पिता सही थे मेरे लिए तो, और उस टाइम ऐसा सिचुएशन है उस लड़की के लिए कि ना तो अब घर वालों की रही ना इधर की रही, तब वो क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए? कई बार केसेस ऐसा होता है कि वो खुद के पैरों पे भी स्टैंड नहीं होती और बिल्कुल एकदम ऐसी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है सामने, यार अब क्या करें? सबसे पहले तो अभिनव, हर चीज़ सिचुएशन होती है। जब आपने कुछ देखा और आपने शादी कर ली, उसके बाद आप में इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए और हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को बदल सको, ना कि आप सिचुएशन से दबे रहो। दूसरा ये होता है कि हर बार एडजस्टमेंट भी नहीं होती। ये आपको डिसाइड करना है कि कब आपकी अति हो गई। आधा पानी भरा हुआ है और आपके पास रास्ता है, तो आपने ये सोचना है कि अभी रास्ता है और अब मुझे इससे निकल जाना चाहिए। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि हर चीज़ सिचुएशन के साथ होता है। हर किसी का अपना अपना एक सिनेरियो होता है, अपनी अपनी एक सिचुएशन होता है। कई ये सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन को बदल देंगे। कहीं नहीं लड़ सकते तो नहीं लड़ सकते, तो फिर उनको उस सिचुएशन को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए और आगे मूव ऑन होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन को ख़त्म करने तक आती है, तब तक आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप ख़त्म हो उससे पहले आपको उस सिचुएशन को ख़त्म कर देनी चाहिए ताकि आप बचे रहो। हर तरीके से सबसे पहला आपका पीस ऑफ माइंड। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आप सिचुएशन से लड़ो और उसको बदलो, क्योंकि एक ताकतवर इंसान यही करता है। अगर आपसे वो सिचुएशन नहीं बदलती, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको गिव अप कर देना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित कैसे करना है या अपने आप को खुशहाल कैसे करना है, उस तरफ जाना चाहिए। स्वस्ति, पहली बार अब अपने पार्टनर से कब मिले, क्या एक्सपीरियंस था वो?
कैसा महसूस हुआ उस समय? ऐसे मिले नहीं अभिनव, हम ना फ़ोन पे बात करते थे, हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था। उस दौरान ऑरकुट का ज़माना होता था, लेकिन हमारे कॉलेज में ऑरकुट चलाने के लिए भी हमें हफ्ते में एक ही दिन कंप्यूटर लैब में जाने को मिलता था। तो हमने एक दूसरे के साथ कोई फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर नहीं किए थे, हम फ़ोन पे बात करते थे। बात करते करते अच्छी दोस्ती हुई, अच्छी दोस्ती होते होते लगा कि चलो आगे जीवन जिया जा सकता है। उसके बाद हम 8-9 महीने बाद, कमिटमेंट के 8-9 महीने बाद हमने एक दूसरे को देखा। कब आपको लगा कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है और इसी के साथ मुझे अपनी कंप्लीट लाइफ स्पेंड करनी है? इस चीज़ की ना जो बीज बोई थी वो मेरी माँ ने बोई थी मेरे मन में। उन्होंने मुझे बचपन से यही चीज़ कहा था कि बेटा कभी भी कोई लड़का पसंद आए ना तो उस लड़के का कुछ मत देखना, उसमें हिम्मत कितनी है बस वो देखना। तो विजित में बहुत हिम्मत, हमारे शहर में सभी जानते हैं कि वो बहुत हिम्मत वाला इंसान है। तो उसकी हिम्मत जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि हाँ यही है, इसी के साथ शादी करनी है बस आगे। क्योंकि हिम्मत वाला लड़का हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा, यही मुझे सिखाया गया था। कोई ऐसा किस्सा जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ यार हिम्मत तो बहुत है? पहली बार हम जयपुर में मिले थे, जब फर्स्ट मुलाकात थी, उसके नेक्स्ट डे वो अपने मम्मी पापा को लेके मेरे कॉलेज के अंदर आ गए थे। तो फिर मुझे लगा नहीं ठीक है लड़का, इसी से शादी करनी की। जो आज मेरे से मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है और नेक्स्ट डे अपने माँ बाप को लेके मेरे कॉलेज में आ सकता है, तो फिर इससे बड़ी हिम्मत तो कुछ नहीं है। तो लोग बताते ही नहीं है। नहीं तो लोग बताते ही नहीं है। जैसा आपको पता है विजीत इंडिया से थे, आप नेपाल से थे, और आपने जब अपना डिसीजन बना लिया था तब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार सारा कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है? क्या ऐसा लगा नहीं कि एक बार ये भी सोच लेना चाहिए? क्योंकि इन सारे डिफरेंसेस से ऊपर था मेरा प्यार, और उससे भी ऊपर था मुझे खुद पर बहुत भरोसा था। मुझे पता था कि जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी मैं निकल जाऊंगी या निकाल लूंगी। कभी ऐसा रिस्की नहीं लगा कि यार एक बार सोच लूँ इस बारे में? बहुत बड़ा मतलब ऐसे कह लो कि नहीं, ये decision जो था। अंतरात्मा होती है ना अभिनव, ये हमेशा एक ही जवाब देती है, और जो अंतरात्मा से जो भी आवाज़ आती है वो हमेशा सही होती है। तो मेरी अंतरात्मा से मुझे वो गवाही मिल गई थी कि यहाँ पे आगे मैं जीवन निकाल सकती हूँ, ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मुझे उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं था। जब आप शादी करके अपने घर आए, ससुराल में आए, तो उस माहौल में डलना कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट था? बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं यही बात दोहराऊंगी, उस वक्त खुद पे विश्वास तो था ही, दूसरा मेरा सहारा था मेरा पति। और जब आपको आपके पति का एक साथ मिलता है, सहारा मिलता है, और आपको कोई प्लस माइनस कोई चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि आप एक प्यार छाया होता है ना, आपको आपका पति ही दिख रहा होता है। तो मैं उस फेज़ में थी, तो उस फेज़ में मुझे पता ही नहीं चला कि कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं या कुछ भी चल रहा है, कोई किंतु परंतु। मेरा ध्यान उस तरफ कभी था ही नहीं। कभी अपनी लाइफ के अंदर आपने हारा हुआ महसूस किया हो कि यार इस चीज़ ने मुझे आज हरा दिया? नहीं, हारना मेरे खून में नहीं है। मुझे इतना पता है आप गिर सकते हो, लेकिन उस गिरने के बाद आपको उठना है और आपको चलना है। हारना कुछ नहीं होता। जब आपको लगता है कि आप हारे हो तब आप कुछ सीख रहे होते हो। तो हारना जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं कभी नहीं हारी, ना मैं कभी हारूंगी। जहाँ मैं गिरूंगी वहाँ मैं सीखूंगी, हारूंगी नहीं। आज आपके टर्म्स अपने फादर और मदर के साथ कैसे हैं? कब वो आपके साथ मतलब आपका जो डिसीजन है उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया? पापा को कभी कोई दिक्कत नहीं थी, मम्मी को थोड़ी बहुत दिक्कत थी, जो हर माँ को होती है। आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, हर माँ को होती है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन वो उस नज़रिए से नहीं देख पाते जिस नज़रिए से आप देख रहे हो। और माँ बाप के लिए हमेशा ये होता है कि उनका बच्चा छोटा ही है, वो बच्चा उस तरीके से दुनिया को नहीं देख सकता जिस तरीके से वो देख रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप उस नज़रिए से नहीं देख पाते जिस नज़रिए से आप दुनिया को देख रहे होते हो। कभी भी ऐसा नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरा संबंध ठीक होना ही था, क्यों नहीं होना था। मैंने उनका दिल दुखाया था तो उसकी भरपाई भी मैंने ही करनी थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि टर्म्स खराब होने वाली कभी कोई बात नहीं थी। क्या उनका वो एटीट्यूड बैड एटीट्यूड में हम कहेंगे कि नहीं बच्चा है तो गलत डिसीजन लेके बैठा होगा? बैड एटीट्यूड नहीं कह सकते, कंसर्न कह सकते हैं कि अलग कंट्री में, अलग कल्चर में पता नहीं बेटी के साथ क्या हो जाए। ये शायद हर माँ बाप का कंसर्न होता है। उस समय नहीं समझ आता, लेकिन आज खुद एक माँ हूँ तो समझ आता है। डर नहीं लगा मैम कभी नहीं, कि यार घर वाले भी साथ नहीं है नहीं, और उधर से सिर्फ एक नई परिवार जिसको शायद मैं भी 2-4 सालों से जानती हूँ? नहीं, कोई डर नहीं, एक बार भी मन में नहीं आया? ना। मैम शादी से पहले आप विजीत से मिले जैसे, तो क्या आपके परिवारों को पता था कि आप एक दूसरे से मिल रहे हैं? पता था। अगर मैं विजित से शादी से पहले ना मिली होती तो फिर मेरी लव मैरिज कैसे होती? तो मुलाकात होगी तो ही आगे बात बढ़ेगी ना।
तो ही आप सोचोगे कि सामने वाला कैसा है या आगे आपने उसके साथ फ्यूचर होगा नहीं होगा, तभी होगा। मैम कई फैमिलीज़ का ऐसा होता है कि क्यों मिलना है, क्या करना है, क्या ज़रूरी है, और हर चीज़ में रोका टोकी, और अब अपने भी नहीं कह सकते हर चीज़ में कि नहीं ये करना है वो करना है। परिवार जिसने अपने को पाला बड़ा किया, हर जगह अपने उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते। अब उनका ओपिनियन मान लो ऐसा है कि नहीं मिलना, और आपको मिलना भी है। फिर ऐसे परिवारों को अपनी बेटियों को घर पे बिठाना चाहिए और उनको सदा पालना चाहिए। किसी ऐसे अजनबी को जाके अपनी बेटी सौंपने से बढ़िया है कि आप अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दो कि वो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ सके, ताकि उसका आगे का जो जीवन है उसको पता हो कि वो उस आदमी के साथ निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी। इतना अधिकार तो हर लड़की को परिवार की तरफ से मिलना चाहिए। कोई अनजान बंदे को ऐसे बेटी सौंपना कोई समझदारी की बात तो नहीं। बिल्कुल। स्वस्ति, एक फेज़ आया आपकी लाइफ में जब आपके अपने ही पराये हो गए। हमारे काफ़ी सुनने में आया शहर के अंदर कि आपके पारिवारिक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके बारे में आप अपनी ज़ुबानी कुछ बताना चाहेंगे? अभिनव, हर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बर्तन इकट्ठे रहेंगे तो वो बजेंगे भी, वो गिरेंगे भी, कुछ बर्तन टूटते भी हैं। तो ऐसे ही किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। हाँ, मेरी फैमिली में भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आया, वो थोड़ा बहुत होके रह जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा था। जब तक आपको अपने ही परिवार से तिरस्कार नहीं मिलता, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। सोना को खरा होने के लिए तपना पड़ता है, और परिवार के कंफर्ट और उनके तारीफ़ों के अंदर आप तप नहीं सकते। तो शायद ये ईश्वर की मर्ज़ी थी, जो ये फेज़ आया, उस फेज़ ने हमें बनाया। तो कई बार क्या होता है, जो अपने होते हैं ना, जो उनका तिरस्कार होता है, वो आपके लिए उनका आशीर्वाद होता है। वहीं से आप बनते हैं, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन ख़त्म होता है। उसके बाद आपको लगता है कि अब कुछ बनना है, कुछ करना है। तो ईश्वर का मोटिव होता है, माध्यम अपने बन जाते हैं। ऐसा कुछ पहले ही फील होने लग गया था कि कुछ कोलैप्स होगा, या सब सडन हो गया? देखो, छोटी छोटी समस्याएं हर परिवार में आती हैं, किस में नहीं आती। आप 2 भाई हो तो दोनों में थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। आज मेरा भी भाई है तो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। लेकिन अब उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है, वो आपके हाथ में होती है। लेकिन कई बारी सिचुएशंस ऐसे बन जाते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती रहती है, और उसमें परिवार वालों का शायद इतना नगण्य थोड़ा सा ही योगदान होता है। लेकिन जो आपका आस-पास सराउंडिंग्स, आपके वातावरण के जो लोग हैं, जो कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये परिवार दोबारा हंसे खेले जुड़े, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होता है कि जो पराये होते हैं वो पराये होते हैं, जो अपने होते हैं वही अपने होते हैं। मैम, जब अपने ही पीठ दिखा दें तब कैसी तकलीफ होती है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है? पीठ हमेशा अपने ही दिखाते हैं। आपको गैरों के पीठ से क्या फ़र्क पड़ता है? जो मर्जी दिखाए, कौन देखता है? आप सारा कुछ आज तक इतिहास भी पन्ने भी पलटोगे तो उसमें भी यही दिखता है कि पीठ अपने ही दिखाते हैं। और अगर उसको आप ये सोचोगे हमारे साथ क्या हो गया, और आप एक विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दो, तो आप कभी भी तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकते। आप उस चीज़ से कभी निकल ही नहीं सकते। तो ठीक है, कभी कभी समय आता है, आपका प्रारब्ध होता है, भुगतना पड़ता है, उसको भुगतो, उससे निकलो। चीज़ को पकड़ने से बढ़िया है उसके ऊपर वर्किंग करो और आगे बढ़ो। जब ये सब हुआ मैम, क्या तब महादेव आपकी लाइफ में आए, आपका हाथ पकड़ा, या आपको लगता है कि वो आपके साथ हमेशा पहले से ही थे? महादेव, मैं 7 साल की उम्र से महादेव की आराधना करती आ रही हूँ। भक्ति तो नहीं कहूँगी, भक्ति बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हाँ, आराधना में उनकी मैं जब 7 साल की थी तब से कर रही हूँ। लेकिन महादेव का प्रेजेंस मुझे तभी समझ आया। तब मुझे लगता था कि कोई नहीं है मेरे पास और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 22-23 साल की उम्र में कितनी समझ होती है। उस दौरान मैं महादेव को यही कहा था कि बस अब आप संभालोगे मेरे जीवन का, जो भी बागडोर होगा वो मैंने महादेव को सौंप दिया था। तब से आज तक शिव ही सब है मेरे लिए। आपके लिए महादेव ही एक सहारा बन गए जब आपके असली माँ पिता पीठ दिखाकर चले गए और आपको लगा कि अब वही अब मेरे माँ बाप है, या वही अब उनका रोल निभा रही हैं। ये सब होने के बाद जब सारा कुछ हो चुका था, तब कभी एक बार भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, या अपने घर चले जाना चाहिए, कि मेरा ये डिसीजन सही नहीं था? एक लड़की का घर उसके पति के साथ होता है। मेरी शादी के बाद मेरा एक ही घर है, वो है मेरे पति का। तो ऐसा कभी भी कोई सेकंड थॉट जीवन में कभी भी नहीं आया। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मैम, अगर आज उन लोगों से आपका सामना हो जिन्होंने ये सब किया, या आपके उस इतने दुख का कारण बने, आज अगर उनका आपके साथ सामना हो तो उनको क्या कहना चाहोगे? उन्होंने भी चाह के तो कुछ नहीं किया होगा अभिनव।
अपने अपने ही होते हैं, परिस्थितियाँ होती है। अगर आज हम दूर है तो क्या उनको सुख थोड़े मिल रहा होगा? एक माँ का कलेजा भी बराबर जलता ही होगा। उनका क्या कसूर है? ये हमारा क्या कसूर है? ये सारा कसूर था शायद कोई पुराना प्रारब्ध या कोई सिचुएशंस ऐसी थी जो हम पर हावी हो गई। जब तक हवा नहीं चलती तब तक पत्ते नहीं हिलते। तो कसूर हमेशा दोनों तरफ से ही होती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने कुछ नहीं किया या उधर से कुछ नहीं हुआ। जब कुछ होना होता है ईश्वर की तरफ से, जब कुछ डेस्टिन्ड होता है, ये सब कुछ डेस्टिनी होती है, जब कुछ होना होता है तो ऐसे ही सिचुएशंस बनते हैं। भगवान राम को कैकेयी माँ बहुत प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी कैकेयी ने ही भगवान राम को वनवास की तरफ भेजा। वो वही माँ थी जिन्होंने पूरा जीवन राम जी की सेवा की, उनसे बहुत प्रेम किया। तो वो जो शब्द निकले या जो एक बारी उनके मन में ईर्ष्या आई, वो ईश्वर की तरफ से आई, क्योंकि वो होना था। राम जी को वनवास नहीं देते वो तो रावण का वध नहीं होता, और उनका जन्म रावण के वध के लिए हुआ था। वो राजा बनते तो वो कभी नहीं हो पाता। तो जो शायद हमने निखरना था, शायद भगवान ने हमें बहुत लेसन सिखाने थे, शायद हमें जीवन क्या है इस चीज़ को बहुत छोटी उम्र में ईश्वर ने समझाना था, जो वहाँ रह के शायद हम कभी समझ नहीं पाते। तो उनसे मिलूंगी तो धन्यवाद ही करूंगी। वो भी पीड़ित है, हम भी पीड़ित है। स्वस्ति, माँ बनने का कैसा एक्सपीरियंस था? जब आप माँ बने तो वो पल कितना ओवरवेलमिंग था? मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानती कि एकदम से बच्चा पैदा होता है और आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। माँ आप सडन नहीं बनते हो, माँ आप समय के साथ साथ बनते हो। जैसे जैसे आप उस बच्चे को खिलाते हो, पिलाते हो, उसकी फ़िक्र करते हो, वो कभी गिरे ना उस चीज़ की आपको चिंता होने लग जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है कि कोई डिफ़िकल्टी उसको ना आए, आप उसके बारे में अलर्ट रहते हो, और अगर डिफ़िकल्टी आती भी है तो वो उस चीज़ को कैसे उस चीज़ से आगे बढ़ता है, ये सारे प्रोसेस है। ये एकदम से कोई इंसान माँ नहीं बनता। जन्म तो जानवर भी देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपने जन्म दिया और आप माँ बन गए। माँ बनना एक प्रोसेस है, ये सदा चलता रहेगा। ओवरवेलमिंग तो है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चुनौतियाँ ये साथ आ जाती है कि आपने अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। तो माँ बनने की जो एक वो मेरे को प्राउड तब फील होगा जब मेरे बच्चे देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनेंगे। और मैम, दोनों बच्चों को आपने कल्चर्स कैसे सिखाए? आपका कल्चर अलग है, आपके हस्बैंड का कल्चर अलग है। बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को कुछ बनाना है, भविष्य में कुछ अच्छा बनाना है, तो आपको अपनी पूरी जवानी की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप अपने जवानी में अगर मर्यादा पूर्वक चलोगे तो आपके बुढ़ापे में आपको अपने बच्चे वैसे ही मिलेंगे जैसा आपने अपना जीवन जिया है। बिल्कुल। और मैम, क्या आप भी स्ट्रिक्ट मॉम है या फिर काफ़ी केयरिंग या एकदम सॉफ्ट नेचर की? हर माँ केयरिंग होती है। जहाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है वहाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ, जहाँ प्यार करना पड़ता है वहाँ मैं प्यार भी करती हूँ, हर माँ करती है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं एक अंडरस्टैंडिंग माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैम, कभी माँ बनने के बाद कोई ऐसा फेज़ आया हो कि आपको लगा हो कि बड़ा मतलब ऐसे लूज़ फील हुआ हो या गिल्ट फील हुआ हो कि ये नहीं होना चाहिए था? कभी इस तरह का कोई फेज़? नहीं अभिनव, मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे जैसे सिचुएशंस आते हैं वैसे वैसे इंसान को ढलते जाना चाहिए। कोई रिग्रेट नहीं किसी चीज़ का, कोई गिल्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसा समय आएगा वैसे मैं हो जाऊंगी। मैम, जैसे शादी होने के तक भी जैसे आपने बताया कि आपका परिवार आपके साथ नहीं था, तो जब आपके बच्चे हुए तब उनका क्या रिएक्शन था? कब जाके चीज़ें सही हुई? जब आप अपने माता पिता के खिलाफ जाके भी कुछ करते हो तो भी आपको ना बेड ऑफ रोजेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने उन लोगों के जीवन में कांटे बिछाए हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। भले ही अंडरस्टैंडिंग इशू है, भले ही आपकी प्रायोरिटी अलग है, उनके सोचने का नज़रिया अलग है, लेकिन जब आप अपने माता पिता के खिलाफ जाते हो और उनको दुख देते हो तो आपको भी अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। इसको कहते हैं कर्मा। तो ये हर किसी को इस चीज़ की तैयारी भी करनी चाहिए कि अगर आप अपने माता पिता के खिलाफ जाके अगर उनको नहीं समझा पाए और खिलाफ जाके करोगे तो आपको भी ये चीज़ तो ज़रूर सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे समय आएंगे आपके जीवन में जो आपने उनके साथ किया वो आपके साथ भी होगा, किसी भी तरह से होगा पर होगा। लेकिन ये है कि अगर आपकी नीयत सही होती है और आपकी भावनाएं अच्छी होती है तो आप उन चीज़ों से निकल जाते हो। तो मेरे मम्मी पापा कुछ ही समय में ठीक हो गए थे, लेकिन उस चीज़ का जो मैंने उनको वो जो कुछ समय के लिए जो उनको पेन दिया या दुख उनको हुआ, उस दुख की जो भरपाई होती है वो मुझे सालों तक करनी पड़ी। और अब मुझे लगता है कि अब आज सारा परिवार कहता है कि हमें ऐसा जवाई हम खुद भी ढूंढते तो तेरे को नहीं ला के दे सकते थे। तो ठीक है, ये भी एक
बड़ा प्राउड मोमेंट है, अच्छा लगता है सुन के। मैम मान लीजिए आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब एक टाइम आएगा उनकी भी शादी का, अगर आपकी बेटी या बेटा कहता है कि जी मुझे ये पसंद है और इसके साथ शादी करनी है, मान लीजिए वो इंटरकास्ट है, तो क्या आप भी उन्हें सपोर्ट करेंगे? मैंने अभिनव अपने बच्चों को यही बोल रखा है, अभी तो छोटे हैं, लेकिन उनको यही बोला है कि अपनी पढ़ाई तक अपने आप को डाइवर्ट मत होने देना। उसके बाद उनके जीवन साथी चुनने का अधिकार उनका खुद का है, मेरा नहीं है। लेकिन उस जीवन साथी के जो चुनाव है उस समय अपने परिवार और अपने धर्म की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए जो करना सोच समझ के दिमाग से करना। एज अ मदरहुड या पेरेंट आपका ये तो दायित्व बनता है कि जो वो मान लो पसंद करते आगे भविष्य में, उसको पूरी तरह से परखना या देखना या उसका बैकग्राउंड चेकआउट करना, या फिर आप ऐसा समझते हैं कि ठीक है जो मेरी बेटी ने या बेटे ने चूज़ किया है वो अपने लिए बेस्ट ही किया होगा? अभिनव, हमें ऐसा लगता है कि हम चुनते हैं, हम कभी भी नहीं चुनते। अगर ऐसा होता तो मैं अभी 5 मिनट में अपनी सारी जीवन को एकदम बदल सकती हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है हम करते नहीं। उनकी किस्मत में जो होगा वो स्वयं उनके सामने चल के आएगा। तो माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चे को सिर्फ ये समझाना है कि जीवन में किस मुकाम पे लड़ना है, किस मुकाम पे चुप होना है, किस जगह पे अपने लिए खड़े होना है, किस जगह पे अपने को चुप होके झुकना है। ये सारी चीज़ें माँ बाप को अपने बच्चे को सिखाना है, और यही माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अगर ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उनसे कैसे लड़ना है, ये तरीका हम सिखा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्स्टेकल तुम्हारे जीवन में आए ही ना। आपने बताया कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपका ये स्पिरिचुअलिटी का सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे हुआ? स्पिरिचुअलिटी का जो सफ़र है वो मैंने नहीं शुरू किया है। मैंने आपको बोला कि मैं 7 साल की थी, तब से मैं महादेव की आराधना कर रही हूँ, तो शायद ये मेरे अंदर इनबॉर्न था। और आप अपने रिलीजन या धर्म के अंदर और अध्यात्म के अंदर क्या फ़र्क मानती हैं? धर्म कट्टर बनाता है, अध्यात्म जो है वो नरम बनाता है। अध्यात्म ये कहता है कि देवी देवताएं भले ही अनेक है लेकिन ईश्वर एक है और आप सेवक हो। धर्म कई जगह पर ये समझा देता है कि नहीं ये हमारा धर्म है, ये तेरा धर्म है, और अध्यात्म ये कहता है कि सब एक है। अगर मैं कहूँ कि आपको एक चूज़ करना है इन दोनों में से, अध्यात्म या धर्म, तो आप सबसे ज़्यादा किसकी तरफ झुकाव होगा आपका? एक सामाजिक प्राणी होने के नाते धर्म और अंतरात्मा से अध्यात्म, इन दोनों का बैलेंस ही जीवन है। डिप्लोमेट नहीं हुआ अभिनव, आपको अपने धर्म के लिए भी खड़ा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। और आध्यात्म एक अलग चैप्टर है, आध्यात्म अलग है, आध्यात्म सुकून है। मैम इतना आध्यात्मिक होने के बाद मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी जो ये ऐसे स्थल हैं भगवान के तीर्थ आप गए होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए हैं भारत के अंदर, और क्या वहाँ पे आपने कैसी अलग अलग एनर्जीज या पॉजिटिव वाइब्स आपने फील करी? ये जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं ना, वो है ही ऊर्जा के लिए। वहाँ जाके मैं क्या कोई भी जाएगा तो उसको पॉजिटिव एनर्जी ही महसूस होगी। जब आप इन तीर्थों पे जाते हो तो आपको एक ही चीज़ समझ आती है कि ईश्वर ही सत्य है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप और मैं कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में हमारे साथ क्या होगा नहीं पता, लेकिन ईश्वर है, वही सच है और वही सर्वोपरि है। अगर मैम इतना आप पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फिर आप नेगेटिव एनर्जीज में भी उतना ही बिलीव करते होगे। नहीं अभिनव, जिस जगह जाना नहीं उसका रास्ता पूछना क्यों होता है। आप अपनी एनर्जी को परमात्मा में इतना लगा दो कि आपके पास समय ही ना हो कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने का। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर भी सोचूं। होंगे, अगर देव होते थे तो दानव भी होते थे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा, लेकिन मैं नेगेटिव के बारे में सोचूं क्यों? बहुत अच्छी बात करी मैम आपने ये, कि क्यों ही हमें अपने लाइफ में नेगेटिविटी लानी है या सोचनी है। बिल्कुल मैम, पशुपतिनाथ एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी एक पॉजिटिव ऊर्जा है जहाँ से नाम सुनते ही ऐसा लगता है। उसके बारे में क्या लगता है, क्या आप वहाँ गए हैं, और गए हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? अभिनव, क्योंकि पशुपतिनाथ मेरे मायके में ही है, काठमांडू में है, वो मेरा मायका है। तो जब भी मेरा मायका जाना होता है तो सबसे पहले मैं पशुपतिनाथ जाती हूँ, क्योंकि महादेव मेरे पिता हैं। तो बेटी जाएगी तो बाप के घर तो जाना ही है। तो वहाँ जाने से पशुपतिनाथ के बैक साइड पे शमशान भूमि है, वहाँ पे लाशों को जलाया जाता है। जब मैं पशुपतिनाथ जाके वहाँ पे प्रणाम करती हूँ, महादेव के दर्शन करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर शमशान को देखती हूँ, तो मुझे अक्सर वहाँ देख के ये लगता है कि एक दिन ऐसा मेरे साथ भी होगा, ये सबके साथ होगा, हर कोई इस प्रोसेस से जाएगा। तब मुझे लगता है कि जीवन में अगर आप कुछ लेके जा सकते हो तो वही ईश्वर का नाम। तो वहाँ जाके हर बारी मैं इस चीज़ को अपने मन में सुनिश्चित करके पक्की होके आती हूँ कि मुझे भगवान का नाम जितना जाप कर सकूँ उतना ज़्यादा करना है। अगर कुछ रिश्ता बनाना है तो वो बनाना है परमात्मा के साथ और किसी के साथ नहीं। मैम, जब आप लोगों को देखते हो कि काफ़ी ग्लैमरस लाइफ है उनकी, बढ़िया एंजॉय करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं,
और आप अपना जो रास्ता है वो अध्यात्म की ओर ज़्यादा सोचते हो, तो आपको उस समय क्या लगता है कि क्या आप सही राह पे हैं, और वो हैं तो वो कैसी राह पे हैं? अभिनव, मैं किसी के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली? वो उनकी प्रायोरिटीज़ होंगी, और कोई मेरे बारे में क्या सोचता है इससे मुझे कम फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा ना, मैं अपना रिश्ता परमात्मा के साथ बनाना चाहती हूँ, और मेरा फोकस सिर्फ उस तरफ है, ना कि इस तरफ कि ये मेरे बारे में क्या बोलते होंगे या ये कहाँ जा रहे हैं, क्या पार्टी कर रहे हैं। मेरा इन चीज़ों में ध्यान कम होता है। मैम, जो आपके आसपास के लोग हैं वो इस सफ़र को कैसे देखते हैं, आपके अध्यात्म के सफ़र को कैसे सोचते हैं? अभिनव, एक वो मुहावरा है ना कि अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो मैं क्यों देखूं कि वो मेरे को कैसे देख रहे हैं? मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद को कैसे देखती हूँ, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए। राइट। आपके लिए कंप्लीट इंसान क्या है? कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। इंसान अपनी इनकम्प्लीटनेस को पूरा करते 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 कहीं पे जाके खुद को कंप्लीट फील करता है, लेकिन कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। फिर भी मैम, एक जगह संतोष करना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन तो चाहिए। तो आप, वही क्वेश्चन है मेरा कि कहाँ आप मानोगे कि ये सेटिस्फैक्शन तो कहाँ है अभिनव? सेटिस्फैक्शन मुझे बिजनेस से या फैमिली से या किसी चीज़ से, हर चीज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं अपनी आराधना से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे और की भूख लगी रहती है कि आज ये और कर लूँ, कल ये और कर लूँ। तो सेटिस्फैक्शन तो फिर अध्यात्म में भी तो नहीं है ना। और अच्छी चीज़ में अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर वहाँ पे आप एक फुल स्टॉप लगा देते हो। मैम, आप जैसे एक छोटे शहर से बिलोंग करते हो, घूमना फिरना ठीक है पूरे साल में 1 या 2 महीने, लेकिन रहना तो एट द एंड अपने घर में ही है। तो अपने शहर में रह के आप अध्यात्म को कैसे पूरा करते हो और अपनी आराधना को कैसे निभाते हो? मेरी आराधना मेरी है, इसमें शहर का तो कोई लेना देना नहीं है ना अभिनव। जो मैंने करना है वो मैंने करना है, और जब मेरा फोकस शहर की तरफ इतना नहीं रखती मैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, तो मेरा फोकस कहाँ जाएगा? मेरा फोकस मेरे अंदर जाएगा। मैंने अपनी एनर्जी को बाहर इतना सर्कुलेट किया ही नहीं है, तो मैं उन सबको जमा करती हूँ ताकि दिन में कोई घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे मैं अपने इष्ट के लिए, अपनी आराधना के लिए निकाल सकूँ। एक ऐसा एकांत, मेरा पूछने का मतलब कि एक ऐसा एकांत जो आप सोचते हैं कि हाँ, यहाँ जाके मेरा घर, मेरा मंदिर, और उसके अलावा अगर मैं कहीं जाती हूँ तो प्राचीन शिवालय हमारे शहर में, वो प्राचीन- मेरे महादेव का घर है। ठीक है, कुछ बताइए मैम, प्राचीन शिवालय क्या है, किस जगह पर है ये? अभिनव, ये हमारे शहर में ही है, और जो गंगानगर में रहते हैं, मुझे लगता है कि सभी जानते हैं प्राचीन शिवालय कहाँ पे है। वहाँ पे जो शिव भक्त हैं, मुझे लगता है हर शिव भक्त को वहाँ पे एक अलग एनर्जी महसूस होती होगी। वो ऐसा लगता है कि ना, वो अपने घर से अलग एक घर है जो महादेव का घर है, और वहाँ पे आने वाला हर इंसान आपका परिवार है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? शिव के मार्फत जुड़ा हुआ है। और उस परिवार को एक करने वाले हमारे महंत हैं, हमारे संत हैं, हमारे बाबा जी कैलाशनाथ जी। उन्होंने हमें एक परिवार बना के दिया है। उस परिवार को मैं कहती हूँ शिव का परिवार। तो मुझे वो अपने लगते हैं, क्योंकि शायद हम सब शिव के रास्ते चलते हैं, हम सब शिव से कनेक्टेड है, और हम सब के जीवन में शिव की बहुत बड़ी भूमिका है। मैम, कुछ बताइए, आपने जैसे जिनका नाम लिया, श्री कैलाश महंत, श्री महंत कैलाशनाथ जी, श्री महंत कैलाशनाथ जी का, तो उनके बारे में कुछ बताएं। वो हमारे बाबा जी हैं, मेरे लिए पिता तुल्य है, पिता समान है। कैलाशनाथ बाबा जी का तो नाम उच्चारण करने में भी हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका नाम भी उच्चारण करें, लेकिन जो आम जनता जो जानती है उनको, उनके लिए कह रही हूँ। बाबा जी ने एक अलग ही माहौल बना के दिया है सबको। उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे घर के बाद अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम्हारा ये परिवार तुम्हारे लिए यहीं पे है। बाबा जी शिव समान है, बाबा जी पिता तुल्य है, बाबा जी जैसा कोई नहीं है। उनके पास आप 10 मिनट भी बैठो तो पूरे दिन की जो थकान है वो 2 मिनट में ख़त्म होती है। एक अलग सी ऊर्जा, एक अच्छा सा सुकून और एक अपनापन लेके आप वहाँ से निकलते हो। मैम, कभी कन्फ्यूजन हुई है अपनी लाइफ में कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या आप एक माँ हैं, क्या आप एक बेटी हैं, क्या आप एक बीवी हैं, क्या आप एक शिव भगत हैं? नहीं अभिनव, ना मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी माँ में ढूंढी, ना मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी पत्नी में ढूंढी, ना मैंने अपनी कभी आइडेंटिटी भक्त के उसमें, क्योंकि बहुत भक्त है, मैं तो बहुत तुच्छ होंगी। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि महादेव की नज़र मेरे पे पड़े और मैं भी उनके भक्त की कैटेगरी में आ जाऊँ। मैंने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी बनाना चाहा है, जिसके लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बन सकूँ, और वही मेरी आइडेंटिटी हो। जब घर छोड़कर आप अध्यात्म के रास्ते पर जाते हो
या कोई तीर्थ पर जाते हो, तब इमोशनली अपने घर को कैसे मैनेज किया जाता है, या पीछे से कैसे सब सेटल आउट करके आते हो आप? अभिनव, मैं बच्चों को साथ ही लेके जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। इस बारी पहली बार होगा कि मैंने कैलाश मानसरोवर जाना है, तो मेरे बच्चे मेरे मम्मी पापा के साथ इधर रहेंगे। नहीं तो आज तक ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैं उनके बिना गई हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक वो मेरी जिम्मेदारी है। इस बारी कैलाश पर्वत से बुलावा आ रहा है, तो शायद मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है, नहीं तो उनको भी ले जाती मैं। तो कभी ये सोच आई नहीं, क्योंकि घर किससे बनता है? घर आपके परिवार से बनता है। तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मुझे घर की कोई ऐसी सोच कभी आती नहीं जब मैं निकलती हूँ। कैसा लग रहा है मैम, कैलाश जा रहे हैं आप? वो शब्दों में डिफाइन नहीं हो सकता बिना। उस वहाँ का जो बुलावा है, एक्साइटेड से भी ज़्यादा एक होता है ना कि क्या सही में मुझे बुलावा आया है, क्या मैं सही में मेरे बाबा के घर जा रही हूँ। कहते कैलाश भोलेनाथ के और माता पार्वती का घर है, और मेरे लिए शिव से ऊपर इस दुनिया में भी कोई नहीं है। तो अगर मैं वहाँ अगर पहुँच सकी, अच्छे से महादेव के कैलाश पर्वत का दर्शन भी मैं कर सकी, तो मेरा जीवन तो पावन हो गया। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट आपको, आपकी यात्रा बहुत अच्छी और सक्सेसफुल हो। मैम, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा किस में मानती हैं? सेवा में, मेडिटेशन में, या भक्ति में, या भजन करना, कीर्तन करना, किस सब में? ये सब स्पिरिचुअल में ही आते हैं। बिना मेडिटेशन के भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते आप, बिना सेवा के भी नहीं हो सकते, बिना मंत्र के भी नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ चाहिए, लेकिन अलग अलग मार्ग बताया गया है, जिसे हम शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। तो उन सारे मार्ग में मुझे भक्ति मार्ग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग होता है उसमें कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं ब्रह्म स्वरूप हो चुका हूँ। जो भक्ति मार्ग है ना, वो आपको ये फीलिंग देता है कि मैं एक सेवक हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए जो करेंगे मेरे मालिक करेंगे, और वो जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। इसलिए मैं भक्ति मार्ग को ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ज़िंदगी भर खुद ईश्वर की सेवक बन के रहूँ, यही कामना करती हूँ। श्री प्रेमानंद जी महाराज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रेमानंद जी महाराज एक वो संत है जिनके अंदर राधा और कृष्ण दोनों का अंश है। वो अवतरित है, जो युवा भटक रहे थे, शायद उनको मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वर ने उनको चुना है। और अभी तक मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हुई हूँ कि उनके दर्शन कर सकूँ, लेकिन बड़ी दिल में बहुत एक तमन्ना है कि ऐसे संत के एक बारी भी दर्शन कर लूँ, तो वही वाली बात है कि जीवन धन्य हो जाए। मैम, आप पेशेंस जब सुनती हो, तो पेशेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंस क्या है, और इसको और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि ठीक है भाई, पेशेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और किस प्रकार हम इसके ऊपर और काबू ला सकते हैं? पेशेंस होना ही चाहिए, और पेशेंस एकदम से नहीं आता। पेशेंस प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे आता है, समय के साथ आता है। जैसे जैसे आप सिचुएशन से निकलते जाते हो, वैसे वैसे आप में पेशेंस आता जाता है। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाते हो, वैसे वैसे आप में पेशेंस आता जाता है। तो पेशेंस एक प्रैक्टिस है कि एकदम से किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करना, जो आ रहा है उसको ले पाना, उसको एक्सेप्ट करना, रिएक्ट जल्दी ना करना, उसी को पेशेंस कहते हैं। और पेशेंस समय के साथ आता है, और जल्दी लाना भी चाहिए। मैम, आपकी अब तक की सारी अध्यात्म की यात्रा के अंदर ऐसा एक तीर्थ स्थल जहां आप कहोगे कि मेरे वहां जाकर रोंगटे खड़े हो गए थे, और आप कहोगे कि वहां ऐसा स्थल जिसको जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उन्हें ज़रूर जाना चाहिए? ऐसे 2 स्थल है अभिनव। एक तो महाकाल उज्जैन, वहाँ जाके एक अलग सी एहसास, आपको अलग सी ऊर्जा मिलती है। जब आप नीचे गुफा के अंदर जाके महादेव के दर्शन के लिए जाते हो, तो वो जो सीढ़ियाँ नीचे उतरते हो, उतने में एक अलग सी कंपन, एक अलग सी फीलिंग आती है। जो भी गए हैं उन्होंने पक्का से ये महसूस सबने ही किया होगा। दूसरा ये मेरे साथ हुआ वृंदावन, जब मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में गई थी। वहाँ पे भी अलग सा आकर्षण है, अलग अलग आकर्षण। वहाँ से निकलने का आपका जी नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये 2 ऐसे तीर्थ स्थल है अभी तक जहाँ जाके मेरा वापस लौटने का मन नहीं किया। मैम, बांके बिहारी में तो ये भी है ना कि वहाँ जब आप सामने खड़े हैं तो हर 1 या 2 मिनट के अंदर उनके आगे पर्दा कर दिया जाता है जी, क्योंकि वो कहते हैं बांके बिहारी जी है तो कृष्ण जी चंचल हैं, और चंचल है, अगर आपके साथ उनकी नज़रें टक्कर गई तो वो आपके साथ ना चल पड़े। तो इसीलिए ज़्यादा देर कि आपकी आंखें उनके साथ
आई कांटेक्ट ना हो, इसीलिए शायद वो पर्दा बंद कर देते हैं। एक अभी मैम देश में बड़ा ही खौफनाक समय निकला है, ऑपरेशन सिंदूर, उसका रिटेलिएट करने के लिए हमारे सरकार ने किया, और जिनके भी पति या जो भी हमारे देश का लॉस हुआ है उसमें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? जिन औरतों के सुहाग छिन गए, जिनको धर्म पूछ के उनको मारा गया है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने आपको पहले भी इसीलिए कहा था ना अभिनव कि धर्म आपको कट्टर बनाता है, अध्यात्म आपको कट्टर नहीं बनाता। अध्यात्म आपको ठहराव देता है। अब जब हमारे ही देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ा गया, तो अगर हमारे देश की तरफ से जवाब नहीं जाता तो वो कायरता होती। आज हर हिंदुस्तानी सीना चौड़ा करके इसलिए चल पाता है क्योंकि हमारे देश के जो प्रधान सेवक है वो निडर है, बेखौफ है। कोई भी किसी तरीके का बात करता है तो वो जवाब देने में डरते नहीं है, कतराते नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब सामने से पहल हो रही है तो हम भी ये तो नहीं, हमें भी तो ये नहीं शोभा देता ना कि हम बोले कि उन्होंने कर दिया, चलो उनको माफ़ कर दो। माफ़ी वाली चीज़ नहीं थी। और रही बात डर से भी ज़्यादा मन में ये था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। मैम, बचपन का घर या आज का घर, वेयर इज द पीस? आज। माँ बनना लाइफ का सबसे स्वीट या स्ट्रेसफुल टर्न? स्वीट। बेटी या बेटा, किस में ज़्यादा अपनी झलक दिखती है? औलाद, बच्चे। पेरेंटिंग में स्ट्रिक्ट मॉम या फ्रेंडली वन? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। स्पिरिचुअल ट्रिप या फैमिली वेकेशन, पिक वन। दोनों ज़रूरी है। कैलाश मानसरोवर या महाकाल, ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन? शिव शिव शिव, जहाँ शिव वहीं डिवाइन। सबसे इमोशनल ट्रिप कौन सा रहा? वृंदावन। मेडिटेशन या मंत्र, सोल का रीसेट बटन? मेडिटेशन। कभी शिवा से गुस्सा भी आया है? नहीं। सबसे डीप प्रेयर कब की थी? रोज। प्राचीन शिवालय में पहली बार क्या फील हुआ था? महादेव। कैलाश नाथ जी गाइड या गार्जियन? गार्जियन। उनका एक उपदेश जो आपको हर जगह याद रहता है? उनका साथ होना। लाइफ का सबसे डार्क फेज कौन सा था? कोई भी नहीं। क्या कभी माफ़ी मांगी या अपने को माफ़ी दी? दोनों किया। उस फेज में सबसे ज़्यादा किस पे गुस्सा आया? किसी पे भी नहीं। किसी एक चेहरे का नाम जो आज भी हर्ट करता है? इतनी किसी को अहमियत नहीं दी। अध्यात्म ने लाइफ कैसे बचाई, वन वर्ड? अपने लाइफ बनाई। घर छोड़ना सर्वाइवल था या सेल्फ रिस्पेक्ट? दोनों। क्या कभी रात को रोकर सोई हैं बिना किसी को बताए? बचपने में। अपने पेरेंट्स की सबसे यादगार बात? अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर शिवा एक सेंटेंस में आपको जवाब दें, क्या सुनना चाहेंगी? मैं तेरे साथ हूँ। बिगेस्ट लाइफ सेक्रीफाइस जो आज भी चुभता है? नहीं चुभता। क्या आप अभी तक फॉरगिव कर पाई हैं उन लोगों को? कभी नाराजगी थी ही नहीं। कभी ऐसा लगा कि खुद को खोक दिया मायके और ससुराल के बीच? नहीं, दोनों ने मुझे बनाया है। एक क्वालिटी जो आप छोटी बेटी में सीधा डालना चाहते हैं? धर्म, अध्यात्म। हस्बैंड का सबसे क्यूट बट इरिटेटिंग हैबिट? सब कुछ क्यूट है और बहुत कुछ इरिटेटिंग है। 3 जगह जहाँ जाकर आप आध्यात्मिक रिचार्ज होती हो? मेरे घर के मंदिर। अगर महादेव आपके साथ एक कप चाय पिए, क्या पूछोगी? बस अपना ही बना लो महादेव। महादेव फादर, फ्रेंड या फ्लेम? फादर। महंत कैलाश नाथ जी, कामनेस या क्लैरिटी? कामनेस एंड क्लैरिटी बोथ। नेक्स्ट आध्यात्मिक डेस्टिनेशन कौन सा है लिस्ट में? कैलाश। जिंदगी का सबसे बड़ा विन इन वन वर्ड? महादेव का साथ। लव, रिस्पेक्ट, पीस, पहला किस वर्ड को चूज करोगे? रिस्पेक्ट। लाइफ आज जैसी है सेटिस्फाइड हो या अभी भी कुछ छुपा हुआ है? वेरी सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू स्वस्ति हमारे चैनल पर आने के लिए। एट द एंड आप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको क्या राय देना चाहेंगी? कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जिनका आज डाइवोर्स हो गया है या जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हैं, और उनके लिए आप अब एक कुछ ऐसे अपने ओपिनियन शेयर करें या उनको अपनी एक अच्छी गाइडेंस शेयर करें, या उन लोगों के लिए जो अपना नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। अभिनव, जब तक आपकी अति नहीं हो जाती या आपको ऐसा नहीं लगता कि बस आपका जीवन ही खतरे में है, तब तक डाइवोर्स लेना मैं सही नहीं समझती, क्योंकि जीवन एक स्ट्रगल है। अगर आप इस फेज़ से बचोगे तो कुछ और ऐसा कुछ आ जाएगा जहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा, कि अगर आपको लड़ना ही है तो लड़ना ही है। अगर आप आज डाइवोर्स के जो केसेस है वो ज़्यादातर ईगो के कारण है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर एक पति अपनी पत्नी को समानता दे, इक्वालिटी, कि वी आर इक्वल, और वो इज़्ज़त दे, और एक पत्नी अपने पति को वो इज़्ज़त दे कि आप ही मेरे जीवन के सब कुछ हो, करता धरता हो, एक दूसरे को भगवान समान समझ के रिश्ता निभाते हैं, तो डाइवोर्स नहीं होंगे। लेकिन आजकल ये कहते हैं कि ना मेरे को तेरी ज़रूरत, ना तुझे मेरी ज़रूरत,
तो जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पे डाइवोर्सेस होते हैं और होंगे। हमें ये चीज़ समझना होगा कि ये जो गृहस्थ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन के लिए। या ये भागवत में ये भी लिखा गया है कि अकेली स्त्री या अकेला पुरुष कभी भी संसार सागर को पार कर ही नहीं सकता। स्त्री अगर नाव है तो पुरुष नाविक है। पुरुष में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह होता है, और जब विवेक और स्नेह का संगम होता है तब भक्ति प्रकट होती है। तो ये बहुत बहुत डीप चीज़ है, लेकिन हम बहुत ऊपर सुपरफिशियल चीज़ों में ही रह जाते हैं। तूने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं नहीं सुन सकती, मैंने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, अपनी माँ की नहीं सुनी। ऐसा नहीं होता। जीवन धीरे धीरे जीवन को आपको वो पीस, वो कामनेस में लाना पड़ेगा और दोनों तरफ से लाना पड़ेगा। तो डाइवोर्सेस नहीं होंगे अगर ईगो क्लैश नहीं होगा। अगर ईगो ही नहीं होगा, ईगो किस बात का? 5 मिनट बाद का हमें कुछ पता नहीं है और हम ईगो में जी रहे हैं। तो ईगो जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन डाइवोर्स के केसेस मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे। मैम, क्या आपकी और आपके हस्बैंड की भी खटपट होती है? अब नहीं होती अभिनव। मैरिज के इनिशियल ईयर्स में ज़रूर होती थी और अच्छी वाली होती थी, लेकिन कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए, हम एक दूसरे के साथ बातों को क्लैरिफाई भी नहीं करते। हम अंडरस्टैंड करते हैं, मेरी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, कि मुद्दे को डिस्कस करके, बढ़ावा दे के, गंदगी फैला के, गंदा बोल के किसका घर खराब होगा? हमारा ही घर खराब होगा। तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम दोनों अलग इंडिविजुअल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है और कभी कभी क्लैश भी कर सकती हैं। तो कभी उनकी प्रायोरिटी को ऊपर रख दिया, कभी खुद की प्रायोरिटी को ऊपर रख लिया, तो ऐसे गृहस्थी निभ जाती है। हाँ, भगवान की दया से शायद इतनी मैच्योरिटी आ गई कि कलेश तो नहीं करते। बड़ा अच्छा लगा आज हम स्वस्ति जी के साथ एक पॉडकास्ट किया। अगर आप इस एंड तक हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अभिनव और आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। मैम का भी पेज है स्वस्ति स्पीक्स नाम से, इनको भी डेफिनेटली फॉलो करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।